हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो हमारा चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स का। पहला चैप्टर में एक वीडियो हमने देख लिया था। उसमें हमने क्या क्या कवर किया था? उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, मल्टीपल एंड फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में देख ली थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो अभी चैनल पे चले जाइए, वहां पे आपको मिलेगा, वहां से आप देख लीजिए। ये एक बिल्कुल बेसिक है, बिना इसके आगे काम नहीं चलेगा। तो इसको देख के आइए, फिर जो है देन आप इस पे मूव करिए, तब इसको देखिए, ठीक है? तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद एलसीएम पढ़ेंगे और एचसीएफ पढ़ेंगे। फिर उसके आधार पे जो प्रीवियस ईयर सवाल आए हैं कुछ, वो हम लगाएंगे। तो पहले हम थ्योरम ही देख लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो पहले चैप्टर में आपका दिया गया है। देखिए, फिर से हम कह रहे हैं, बेसिक हमने सब बता दिया है, ठीक है? इसमें क्योंकि आएगा ना अभी। ये देखिए, फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये सारा हमने बिल्कुल डिटेल में करा दिया है। मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आप मतलब बेहतर यही होगा कि पहले वो वाला वीडियो देखिए, देन आप इस पे मूव करिए, तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है सिंपल भाषा में, ठीक? देखिए, जैसे हमने देखा था कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर जैसे हमने लिखा था क्या, 24 अगर लिया, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। कल हमने बताया था सब, अगर वीडियो नहीं देखा है पीछे जाके देख लीजिए। जैसे 4 है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। 4 के कितने फैक्टर्स बनते हैं? 4 के फैक्टर्स बनते हैं 1, 2 और 4। देखिए, 3 फैक्टर बनते हैं 4 के, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो अब ये कह रहा है कि हर कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स यानी उनके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उनके जो प्राइम उसके फैक्टराइजेशन आएगा उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो देखिए, 2 प्राइम है और 2 प्राइम है, तो इनके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। यही कहती है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे 24 हमने लिया था, 24 को प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो 24 को हम कैसे करते हैं? 2 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ये देखिए, हमने प्राइम को प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। यही है क्या, प्राइम। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, आप 16 लीजिए, 16 को भी लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये देखिए, हमने 16 ये कंपोजिट नंबर था, इसको प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब इसी को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 इंटू 3। इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये बेसिकली लिखने का अलग अलग तरीका है। तो यही कह रही थी थ्योरम कि हर चीज को यानी हर कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, उसमें एक था कि ये जो तरीका है एक्सप्रेस करने का, जैसे 12 है, 12 को क्या लिखे थे, 2 या 4। ये कितना है, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। वो कह रहा है कि ये तरीका यूनिक है। थ्योरम में अगर आपने ध्यान दिया कि ये तरीका जो है वो यूनिक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। अब 12 को आप कुछ नहीं लिख सकते, 2 की पावर 2 और 3, 2 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर 2 और 3, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते 12 को। हाँ, आप बहुत कर सकते हैं, तो 3 इंटू 2 टू द पावर 2 ये लिख सकते हैं, लेकिन इनमें और इनमें कोई फर्क तो है नहीं। तो ये है यूनिकनेस का मतलब, कि जिन प्राइम के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखा जा सकेगा वो यूनिक होंगे। तो प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ये यूनिक होगा, ये कह रहा है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। तो आपको समझ में आया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यही कह रही थी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब इसी के आधार पे आपको कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, कुछ एप्लीकेशंस आपको इसी के आधार पर मिलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल है, क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर 4n। ये 4n एक्चुअली नहीं है, ये 4 टू द पावर n है। ठीक है, 4 to the power n where n is natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 4 पावर n एंड विद द डिजिट 0। सिंपल इसमें कह क्या रहा है, कह क्या रहा है कि एक नंबर है 4 टू द पावर n, आपको चेक करके बताना है कि क्या ये 0 में एंड करेगा कि नहीं, एंड विद 0, एंड विद 0 और नॉट, यही कह रहा है कि ये बता दीजिए। ठीक है, तो सिंपल हम इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसी एप्लीकेशन है, इसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए अगर इसको प्रूव करना हो तो देखिए सबसे पहले तो आप जीरो देखिए, जीरो कब कब आता है, अगर आप ध्यान देंगे किन नंबर से जीरो आता है, जीरो हमेशा आएगा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर ही जीरो आएगा। इसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जीरो नहीं आएगा। मिनिमम 2, मतलब एक सिंगल 2 और एक सिंगल 5, बिना इसके जीरो नहीं आएगा। तो जीरो यहाँ से आएगा। अब 4 टू द पावर n में देख लीजिए 5 कितने हैं और जीरो कितने हैं। अब देखिए इसको हम प्रूव करने चल रहे हैं, सवाल वही है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप, इफ 4 टू द पावर n एंड विद जीरो, एंड विद जीरो, तो लिख सकते हैं क्या, देन इट वुड कंटेन, देन इट वुड कंटेन, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग समझ लीजिएगा, कंटेन 2 एंड 5 बोथ, ये लिख सकते हैं। अगर एंड विद जीरो कर रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें, किसका, तो 4 की पावर n का, तो क्या मिले, इसका मतलब तो वो कंटेन करे क्या, प्राइम 5। हमने सिर्फ 5 क्यों कहा, क्योंकि 4 टू द पावर n है तो उसमें 2 तो ऑलरेडी है, ये तो पता ही है, 4 टू द पावर n अगर है तो 2 उसमें ऑलरेडी है, इसलिए हम केवल 5 को चेक करेंगे। अब देखो, अब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, देखिए 4 टू द पावर n, यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, फिर हम बताएंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज, बिकॉज 4 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2n लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 के अलावा कोई प्राइम आया नहीं आया, 5 हम ढूंढ रहे थे लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही मिल रहा है प्राइम, इसका मतलब, और देखिए ये भी हम पढ़े हैं कि उसकी यूनिकनेस क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अभी हम पढ़ के आए हैं, वो यूनिकनेस क्या कहती है, यूनिकनेस उसकी ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर, जैसे 4 की पावर n कंपोजिट है, इसका जो हमने प्राइम का प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, 2 टू द पावर 2n, अब इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता, इसके अलावा अगर कोई सोचे कि 2 के अलावा कुछ लिख दे तो कुछ नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ था, बाकी उसका प्रोडक्ट वही था। ठीक है, इसके अलावा यही यूनिकनेस ये गारंटी देती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, सो द यूनिकनेस ऑफ, यूनिकनेस, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आगे हम लिख देते हैं, स्लाइड खत्म हो गई। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि यूनिकनेस ऑफ अर्थ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज, क्या गारंटी करती है, गारंटीज यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज, देयर इज, यहाँ लिख देते हैं, देयर इज, देयर इज नो, नो अदर प्राइम, नो अदर प्राइम, देयर इज नो अदर प्राइम इन 4 की पावर n। तो इसके बाद आप लिख लेना है, ठीक है, आपको लिख लेना है कि सो देयरफॉर 4 की पावर n डज नॉट कंटेन एनी जीरो, या डज नॉट एंड विथ जीरो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं, कभी कभी 6 की पावर n का पूछ लेता है, कभी कभी 6 की पावर n का भी पूछ लेता है, तो उसको भी ऐसे ही करना है।
समझ के बिल्कुल बेसिक से आपको कर देना है। आगे हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा-सा हम मतलब इसको थोड़ा-सा समझाएँगे पहले आपको, इसका बेसिक मतलब क्या होता है? अगर कोई मतलब आपसे पूछे कि एलसीएम क्या होता है या एचसीएफ क्या होता है? तो इन जनरल पहले आप समझिए। पहले देखिए एलसीएम, पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन, सब कुछ इसी फुल फॉर्म में ही छुपा है। अगर आप फुल फॉर्म को समझ गए, तो समझ लीजिए आप इसको समझ गए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 हमने अगर नंबर लिए, एक लिए हमने 12, दूसरा लिए हमने 16, ठीक है? अब हमको निकालना है इसका एलसीएम। तो 12 के मल्टीपल कितने बनेंगे? मल्टीपल बहुत बनते हैं, हमने बताया है पिछली वीडियो में कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर पहला मल्टीपल 12 का देखा जाए तो 12, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से बहुत मिलेंगे, ठीक है? 16 का अगर मल्टीपल देखा जाए, पहला तो 16 ही होगा, दूसरा 32, 48, ऐसे मिलेगा, कई मिलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल की बात आई तो हमने मल्टीपल लिख लिए, 2 नंबर्स के मल्टीपल हमने लिख लिए। इसके 12 के और 16 के। तो अब देखिए क्या आती है बात कॉमन, कि मल्टीपल तो हो, कॉमन उसमें कौन-कौन से हैं? तो देख लीजिए, कॉमन में क्या आएगा? 12 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, 36 कॉमन है? नहीं। पहला कॉमन मल्टीपल कौन-सा मिला? 48, दोनों में है। दूसरा 60 नहीं है, 72 नहीं है, 84 नहीं है, 96, दूसरा आया 96, ये आ गया 96। यहाँ इसके बाद क्या आएगा? 12 धम्मा 120, 12 गुणे 11, 20, 30 में 32, इसके बाद 144 यही आएगा ना? इसके बाद 144 यही आएगा। तो इसके बाद ये आएगा कॉमन। देखिए मल्टीपल में देखा हमने बहुत सारे मिले, कॉमन में देखा बहुत सारे मिले। मल्टीपल भी अनंत मिला, कॉमन भी इनफाइनाइट मिला। लेकिन हमको क्या चाहिए? लीस्ट चाहिए, जो सबसे लीस्ट हो। तो इन दोनों में कॉमन में सबसे लीस्ट कौन है? 48। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। इसी को हम निकालते हैं अलग-अलग तरीके से। कभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं या कभी कोई और मेथड लगा के निकालते हैं। तो ये बेसिक मतलब है एलसीएम का। यहाँ जो एलसीएम निकाला जाएगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाला जाएगा। हालांकि पहले भी हम इसको करते आए हैं लेकिन बिना नाम दिए उसको। हम इसको 4, 5, 6 से ही निकालते आए हैं एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन बिना ये नाम दिए कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। बचपन में आप करते थे ना, ऐसे करके निकालते थे, कुछ यहाँ गिनती होती थी तो प्राइम से ही तो इसको काटते थे, 2 से, 3 से, फिर 5 से, ऐसे ही काटते थे ना। तो एक तरह से करते क्या थे? प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते थे, लेकिन उस समय हमको ये पता नहीं था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ये होता है बेसिक एलसीएम का मतलब। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? एचसीएफ एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर पता है, पिछली वाली वीडियो में बताया है। जैसे अगर यहीं पे देखा जाए 12 और 16 था, इसका अब एचसीएफ अगर निकाला जाए तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिखिए। इसका पहला फैक्टर 1 होगा, 1 तो दोनों में होता है। 2 इसका एक फैक्टर होगा, हाँ 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 इसका एक फैक्टर होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9, 10, 11, अब फिर 12 होगा। इसके इतने फैक्टर मिल गए। इसमें देखिए फैक्टर तो लिमिटेड होते हैं, कल बताया था, ठीक है? तो फैक्टर्स कितने मिले? 6 फैक्टर इसके मिले। इसके फैक्टर देख लीजिए, 1, 2, 3 नहीं बनेगा, 4, 5 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा, 7, 8 बन जाएगा, 9, 10, 11 नहीं बनेगा, 12, 13, हाँ अब डायरेक्ट 16 मिलेगा। इसके जो है 5 फैक्टर बन गए। तो फैक्टर बन गए, हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब इसमें कॉमन देखिए, 1 भी है, ये भी है, 2 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 4 भी है। देखिए कॉमन कई मिल गए ना, एक से अधिक मिल गए, लेकिन जो हाईएस्ट हो इसमें से सबसे हाईएस्ट क्या है? 4 है। तो एचसीएफ कितना होगा?
12 और 16 का HCF होगा 4। ये होता है HCF का बेसिक मतलब कि HCF होता क्या है। अब यहाँ पे HCF और LCM के सवाल कैसे करने हैं वो देखते हैं। हाँ, तो पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल है LCM और HCF निकालना है। 3 सवाल हैं, देखिए आराम-आराम से करेंगे, समझते हुए पूरा करेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 12 है, 15 है और 21 है। इसका LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले फैक्टर करेंगे। ये होगा 2, 2 जा 4, 3 जा 12। ये होगा 3, 5 जा 15। ये होगा 3, 7 जा 21। तो LCM के लिए क्या बताया अभी? LCM क्या होता है? अगर LCM पूछा जाए 12, 15 और 21 का, ये 15 है, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये 15 है और 21। LCM के लिए हमने बताया जो नंबर्स मैक्सिमम बार कितनी बार आया है, जैसे पहला प्राइम नंबर 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है? 2 बार आया है। फिर उसके बाद 3 एक बार आया और 5 एक बार और 7 एक बार आया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 जा 60 और 60 7 जा 4 22, 420 इसका आंसर आएगा। और HCF के लिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा किसका? 12, 15 और 21 का। कितना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो HCF जो होगा जो तीनों में कॉमन हो। देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें 1 बार भी नहीं। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा इसका। HCF कितना आएगा? 3 आएगा। तो HCF 3 और LCM 420। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कैसे करेंगे? देखिए बी नंबर का कैसे करेंगे? बी नंबर का आई थिंक आप लोग देखिए 17 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा। बहुत लिख सकते हैं तो 1 इंटू 17 तक पहुंच सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई फैक्टर इसमें मिलेगा नहीं। इसको भी 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है क्या? 29। तो प्राइम नंबर का LCM हमेशा जब भी देखेंगे तो उनका मल्टीपल होगा। तो यहाँ 17 इंटू 23 इंटू 29 ये इसका LCM हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसका LCM होगा। HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने 1 लिखा क्योंकि आपको ताकि आपको दिखे कि 1 देखिए सब में कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं कॉमन है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। ये इस तरह से दूसरा सवाल हो गया। तीसरा आप लोग कर लेंगे। तीसरा 8, 9 और 25 का अगर आपको LCM और HCF निकालना है तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और यहाँ पे हाँ 5 5 जा 25। अब यहाँ पे देखिए LCM अगर निकालेंगे तो यहाँ पे एक तरह से नंबर्स आपस में को प्राइम है और जहाँ को प्राइम नंबर्स आते हैं वहां भी LCM के लिए तीनों को मल्टीप्लाई ही करना होता है, या वैसे भी लिख सकते हैं। तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर इसको 3 को जो मैक्सिमम बार नंबर्स प्राइम नंबर्स आए हैं वही लिखे जाते हैं। तो 5 इंटू 5 इतना, यानी हमने देखा आपने देखा कि टोटल हमने इसका भी गुणा कर दिए, इसका भी गुणा कर दिए और इसका भी गुणा कर दिए। तो LCM कितना आया? आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 इंटू 9 इंटू 25 ये LCM आएगा। और HCF में अगर आप देखें ध्यान से HCF में कुछ कॉमन नहीं है। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका HCF भी 1 आएगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, सब में इंटू 1 तो होता ही है, तो कहीं कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। आई थिंक ये 3 सवाल आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। अब आते हैं, ये तो आपका ये NCERT का सवाल था जहाँ तक मुझे याद है। बाकी देखिए अब क्या करेंगे, अब जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वहां से सवाल लिए गए हैं। पहला सवाल इसमें है टू पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, P को क्या लिखा जा रहा है? सवाल हम पढ़ते जा रहे हैं उसको नीचे लिखते भी जा रहे हैं। A² B⁴ ये P लिखा गया है और Q एक नंबर है वो क्या लिखा गया है? 20 A³ B²। ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। हाँ, ए और बी के बारे में कहा है कि प्राइम नंबर्स हैं। अगर प्राइम नंबर्स हैं इसका मतलब है कि अब उसके
तो फर्दर फैक्टर्स नहीं होंगे। आपने यही पढ़ा कि कोई कंपोजिट नंबर होता है तो उसको प्राइम के फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर प्राइम नंबर खुद है, अगर प्राइम खुद है तो अब उसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको पता है। तो इसीलिए उसने बोल दिया कि ए और बी प्राइम नंबर्स हैं, ताकि आपको कंफ्यूज तब कोई डाउट ना हो कि हाँ ए बी कहीं कंपोजिट हो जाए, तो फिर सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो ए बी को बताना पड़ेगा कि ए ये है, बी ये है। सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 18 को क्या लिखेंगे? 2 3 जा 9, नहीं 2 3 जा 6, 3 जा 18, ये हो गया। और ए स्क्वायर और इंटू बी की पावर 4, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 2 को क्या लिखेंगे? 2 2 जा 4, 5 जा 20 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और ए के लिए खुद उसने कहा कि प्राइम है, बी खुद कहा उसने कि प्राइम है, और यहाँ 2 प्राइम है और 5 प्राइम है। ठीक है, अब फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ए और बी का कंफ्यूजन जहां था उसने दे दिया है कि ये दोनों प्राइम है, तो अब फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। अब सीधे यहाँ से एलसीएम अगर निकाला जाए, क्या होगा? एलसीएम जो हाईएस्ट बार आता है, जो नंबर, देखो 2 हाईएस्ट बार कितनी बार आया है? 2 देखिए दोनों में, 2 इंटू 2, इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार है, तो 2 बार लिया जाएगा। 3 कितनी टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है हाईएस्ट बार, 3 2 टाइम्स हो गया। और देखिए नंबर्स में अभी देख रहे हैं तो 5 एक बार आया है, 5 हो गया। ए, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, तो मैक्सिमम बार वाला ले लेंगे। और यहाँ बी की पावर 4 है, यहाँ बी की पावर 2 है, तो बी की पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 जा 36 और 5 जा 180 होता है। 36 5 जा, आपको टेबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, 36 5 जा 180 ये होता है। कुछ टेबल्स ऐसे हैं जो मतलब बार बार इस्तेमाल होती हैं, तो उनको तो याद कर ही लेना चाहिए, जैसे 22 का हो गया, 36 का हो गया। इस तरह से बहुत सारी टेबल्स हैं। इनटू, अब देखिए यहाँ ए क्यूब और बी की पावर 4, तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आया? 180 ए क्यूब बी की पावर 4, ये डी आपका राइट आंसर निकल के आया। ठीक, देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल 2 बार रिपीट हो गया है, वही सवाल है। अगला देखते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या होता है, ये आप लोग याद कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, किसी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में ये रिलेशन होता है क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। यहाँ हम वैसे लिख देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है, ये 2 है। ठीक, ये होता है एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक रिलेशन। तो यहाँ क्या कह रहा है, एचसीएफ 40 है, 2 नंबर्स का एचसीएफ 40 है, और एलसीएम कितना है? एलसीएम है, एलसीएम भी दिए है और एचसीएफ दिए है, तो हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो एचसीएफ पहले लिख लेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है? 252 इंटू के, ये इक्वल टू कितना होता है? पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो पहला नंबर क्या है? 2520 इंटू दूसरा नंबर क्या है? 6600। यहाँ से के निकालना है, तो के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। और हाँ, बहुत ज्यादा आप गुणा करने के चक्कर में मत पड़िए। पहले आप सोचिए कि पहले हम मल्टीप्लाई कर लें फिर काटें, तो वो बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये दो आपस में कटने ही हैं, इधर से इधर आएगा, तो आप पहले इन सबको सिंप्लीफाई करिए बिना काटे ही, जो है पहले इसको नीचे लेके आइए। 2520 इंटू 6600, अब इसको नीचे लेके आइए, तो आपस में जो कट रहे हैं ना, पहले सबको काट दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उससे गुणा कर दीजिएगा। ये से ये 0 कट गया, अब ये 252 से 252 कट गया, और ये 4 से इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4 2, तो 4 6 जा 24 2, 20 आया ना, तो 4 5 20, ये आ गया 1650, तो इसका आंसर कितना आया? 1650 इसका आंसर आया। ठीक, ए वाला राइट आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है?
आई थिंक ये वही सवाल है। हाँ, ये 2 बार रिपीट हो गया है। सवालें क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो गए। हाँ, ये तो वही सवाल है। सवाल इतने ही थे, ठीक है? सवाल हमने बहुत नहीं लिए थे क्योंकि अब एक्सरसाइज देखिए। एक बार थोड़ा-सा सवाल हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस हमने जितने भी लिए थे, 2-3 क्वेश्चन हमने लगाए, ठीक है? क्वेश्चंस हमने रिपीट कर लिए। कल की जो वीडियो होगी उसमें एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 कब करेंगे? कल, यानी टुमारो। कल एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 1.1 में बहुत सारे सवाल नहीं है, 7-8 सवाल हैं जहाँ तक मुझे याद है। देख लेंगे कल जितने भी सवाल होंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, वो कल सारे समाप्त हो जाएंगे। देन उसके बाद हम जो है इसका अगला पार्ट शुरू करेंगे। क्या? जो प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी है उसको हम शुरू करेंगे। तो आई थिंक वीडियो आप लोगों के लिए मतलब ठीक रही होगी, समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।